हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका जो इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट है उसका थर्ड चैप्टर, जिसका नाम न्यू बुक में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड रखा गया है। लास्ट ईयर की बुक में एग्रीकल्चर का अलग टॉपिक था, इंडस्ट्री और ट्रेड के लिए अलग टॉपिक थे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, हमने देखा कि आज़ादी के समय भारतीय एग्रीकल्चर की स्थिति क्या थी, भारतीय एग्रीकल्चर की सिचुएशन क्या थी, इंडस्ट्री की सिचुएशन क्या थी और ट्रेड हमारा किस तरीके का था। वो शुरुआत के जो टॉपिक्स हैं, चैप्टर है फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में आप पढ़ के आए हो। अगर वो नहीं पढ़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। अब हम देखते हैं कि आज़ादी के समय सिचुएशन क्या थी, उसके बाद जो भारतीय पॉलिटिशियन और प्लानर हैं वो पॉलिसी लेके चले तो उसके बाद क्या सुधार आए, क्या चेंजेस आए। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर की। देखो बच्चों, एग्रीकल्चर में जो भारत की स्थिति है आज़ादी के समय, वो देख रहे हो, भारत की जो एग्रीकल्चर है वो पिछड़ी हुई थी, बैकवर्ड एग्रीकल्चर की सिचुएशन थी। कोई ग्रोथ रेट नहीं थी उसमें, तो कुछ सुधार किए गए। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड रिफॉर्म की, जिनको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी कहते हैं। इसमें क्या किया गया, आपने देखा कि भारतीय एग्रीकल्चर में सबसे जो बड़ी समस्या थी वो थी इंटरमीडिएट थे, जैसे कि जमींदारी सिस्टम था। तो इसमें क्या किया गया, अबोलाइजेशन किया गया, मतलब कि जो जमींदारी सिस्टम है, जो मध्यस्थ हैं, इंटरमीडिएट्स हैं, उनको हटाया गया। जो गवर्नमेंट और जो टीलर है उसके बीच में जो जमींदार था, जो अपनी मनमर्जी रेट किसानों से लेता था और एक कुछ हिस्सा सरकार के पास जमा कराता था, उसको मतलब जो इस सिस्टम में हटा दिया गया। तो इसमें जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया गया। इसमें जो गवर्नमेंट है वो अपने दो ऑब्जेक्टिव मतलब पूरे करना चाहती थी, जिसमें एक तो वो चाहती थी कि जो किसान है, जो कल्टीवेटर है, जो खेती करते हैं, वो जो जमींदार उनका शोषण करते हैं वो शोषण रुक जाए, जमींदारों के द्वारा किया जाने वाला जो शोषण है वो कम हो जाए। दूसरा, जो इंसेंटिव है वो सीधा जो किसान जो खेती करते हैं उनको मतलब कि डायरेक्ट उनको फायदा दिया जा सके। लगभग जो 200 लाख जो टेनेंट हैं, जो जिनको हम किसान बोलते थे, उनको मालिकाना हक प्राप्त हुआ और मतलब कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आई विद द गवर्नमेंट के साथ। सेकंड पॉइंट जो लैंड रिफॉर्म है उसमें किया गया सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। सीलिंग का मतलब होता है, मतलब कि अधिकतम जो सीमा है, वो जो लैंड होल्डिंग की अधिकतम सीमा जो एरिया वाइज है वो डिसाइड की गई कि इतने से ज्यादा जो जमीन है वो नहीं रखेंगे। उसमें जो एक्स्ट्रा जमीन थी वो गवर्नमेंट ने अपने पास रखी और उसको दोबारा से जो स्मॉल होल्डर हैं या जिनके पास किसान जमीन नहीं है उनमें दोबारा से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जमीन को दोबारा से मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट किया गया छोटे किसानों को। अब बात आती है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग में क्या है, कंसोलिडेशन का मतलब होता है चकबंदी। जो होल्डिंग है इसमें क्या था, जो गवर्नमेंट है इसमें जो छोटे छोटे जो टुकड़ों में जमीन इधर उधर पड़ी हुई थी, कंसोलिडेशन का इसमें बताया भी है कि जो जमीन इधर उधर पड़ी हुई थी तो इससे जो किसान है उनकी कॉस्ट ज्यादा बढ़ रही थी। तो जो किसानों की जो बिखरी हुई जो खेत थे उनको एक स्थान पर, जो स्कैटर्ड होल्डिंग है हियर एंड देयर, उनको एक स्थान पे किया गया। बाय 2004 मोर देन 1633 लाख हेक्टेयर है, उनको मतलब कि कंसोलिडेशन में चकबंदी के अंडर में लेके आए और उनको एक स्थान पे स्थापित किया। रेगुलेशन ऑफ रेंट, जो पहले क्या था आपने देखा, आजादी के समय जो जमींदार है वो मन मर्जी जो रेंट है वो किसानों से लेता था, लेकिन जो गवर्नमेंट को एक फिक्स अमाउंट देते थे। तो यहाँ पर क्या किया गया, रेगुलेशन ऑफ रेंट, जो रेंट है उसको, जो फसल है उसका 1/3 डिसाइड कर दिया गया, इससे ज्यादा नहीं ले सकते थे। कोऑपरेटिव फार्मिंग,
कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होती है, सामूहिक खेती होती है, बहुत से किसान मिलकर सामूहिक खेती करते हैं। तो उनसे क्या है कि तो एक किसान खेती करे, दो किसान खेती करे, एक बहुत से किसान सामूहिक प्रोडक्शन जो रॉ मटेरियल चाहिए उसको खरीद के लेके आए और सामूहिक इकट्ठे होकर एक साथ बेचे तो उनको फायदा मिलता है। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट किया गया, जिससे क्या है जो किसान है सस्ते में सामान खरीद सकें और बार्गेनिंग पावर उनके पास आए और महंगे में सामान वो बेच सके। लेकिन यहाँ पर कहता है कि जो लैंड रिफॉर्म तो किए गए थे, लेकिन इनका जो फायदा है वो अच्छे तरीके से नहीं मिला, क्योंकि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है लैंड रिफॉर्म का वो मतलब कि पार्शियली हुआ। हम ये नहीं कह सकते कि फुल्ली रूप से लैंड रिफॉर्म कामयाब हुआ। इसमें कहता है कि दीज वर इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस ओनली स्टेट वेस्ट बंगाल और केरला में ही ये कामयाब हो पाया, मतलब कि देश के जो अन्य हिस्से हैं उनमें ये इतना इफेक्टिव नहीं रहा। इसके बारे में कहता है कि जो किसान हैं उन्होंने जो कहता है जो जमींदार जो है मोस्ट केसेस में जमींदारों ने क्या किया, जमींदारों ने अपने आप को जो है जमीन का मालिक दिखाया और जो वास्तव में किसान है उसको जमीन से बेदखल कर दिया और ये दर्शाया कि हम ही जमीन के मतलब कि असली जो किसान हैं और जो कानूनी रूप से जमीन के मालिक बन गए। दूसरा, जमींदारों ने क्या किया कि जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने इस कानून को कोर्ट में चैलेंज किया और उस टाइम पे उनको टाइम मिल गया, जो उनके पास एक्स्ट्रा जमीन थी उन्होंने अपने रिलेटिव वगैरह के नाम जो सरप्लस जमीन है उनके नाम ट्रांसफर कर दी और ये मतलब कि उसका ज्यादा फायदा मतलब कि नहीं मिल पाया। ये जो जमींदार हैं ज्यादा जमीन रखने वाले ये मतलब कि जालसाजी करके इस सिस्टम से बच गए और जमीन है उन्हीं के पास ही रह गई। तो ये कह सकते हैं कि ये जो लैंड रिफॉर्म था ये पूर्ण रूप से एप्लीकेबल नहीं हो पाया, पार्शियल इम्प्लीमेशन ही हो पाया। टेक्निकल रिफॉर्म्स, हाई यील्डिंग वैरायटी, टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन रिवोल्यूशन। तो अभी हमने लैंड रिफॉर्म पढ़ा जिसमें हमने जमीन का सुधार किया है, बिखरी जोतों को एक जगह किया है, सीलिंग की है ना, जमींदारी सिस्टम को अबॉलिशन किया है। लेकिन अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी टेक्निकल रिफॉर्म की। तो इसमें बात करते हैं कि जो देश में जमीन तो का सिस्टम तो ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद जो प्रोडक्टिविटी है देश में वो कम थी। तो उसको जो टैकल किसने किया, टेक्निकल रिफॉर्म ने किया। इसमें क्या था, हाई यील्डिंग वैरायटी के हमने बीजों का प्रयोग किया, साथ ही साथ जो फर्टिलाइजर है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इनका प्रयोग किया, जिसके कारण प्रोडक्शन बढ़ा और जिसका हमने ग्रीन रिवोल्यूशन का नाम दिया, हरित क्रांति का नाम दिया। ग्रीन का मतलब होता है फसल और रिवोल्यूशन का मतलब होता है स्पर्ट, मतलब कि बढ़ोतरी। तो कहता है जो ईयर 1967-68 में कहता है प्रोडक्शन मतलब कि ये काम स्टार्ट किया 1967 में ही, मतलब कि 25% के करीब बढ़ोतरी हुई और धीरे धीरे इंडिया जो पहले विदेशों से जो फूड ग्रेन है वो आयात करता था, अब क्या बन गया, सफिशिएंट बन गया, सेल्फ सफिशिएंट बन गया, आत्मनिर्भर बन गया। तो देखते हैं इसमें जो टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल रिफॉर्म है, इसमें कौन कौन से सुधार किए गए। बात करते हैं यूज ऑफ HYV सीड्स। HYV सीड्स का मतलब होता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मतलब कि जो हम कन्वेंशनल वैरायटी यूज करते थे, जो पहले खेती में जो प्रोडक्शन हुआ उन्हीं अनाज को किसान अपने पास रख लेते थे और अगले साल जब फसलों की बुआई होती थी तो उन्हीं अनाज का प्रयोग कर लेते थे। लेकिन अब क्या आने लग गए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आने लग गए, जो मोस्टली बाजरा, गेहूं, चना, मक्का, ज्वार और कॉटन के होते थे। इन सीड्स में क्या हुआ, इसके कारण जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो बहुत अधिक बढ़ गया। तो टेक्निकल रिफॉर्म में फर्स्ट पॉइंट क्या है, यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। जो सेकंड टेक्निकल रिफॉर्म है उसमें बात आती है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर में क्या हुआ कि हाई यील्डिंग जो सीड्स हम यूज कर रहे थे उसमें जो फर्टिलाइजर है, जो खाद है उसकी जरूरत थी, रासायनिक खादों की जरूरत थी। तो इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी का जो हम बीज यूज करने लगे उसके साथ केमिकल फर्टिलाइजर भी जरूरत थी, तो उसका यूज किया जिससे उत्पादन बढ़ सके। तो जो कहता है कि द एस्टिमेट ऑफ फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया रिवेल्स दैट ऑलमोस्ट 272
to 8 लाख टन्स ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर वर कंज्यूम इन इंडिया ड्यूरिंग 2018-19 में लगभग 272.28 लाख टन केमिकल फर्टिलाइजर का यूज हुआ है। तीसरा जो रिफॉर्म था, टेक्निकल रिफॉर्म, इसमें क्या था? यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। जो खेती के प्रोडक्शन के लिए जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, जैसे अगर हिंदी में बात करें तो जो कीटनाशक दवाइयां वगैरह हैं, उनका प्रयोग किया गया। फर्टिलाइजर के साथ साथ हाई यील्डिंग वैरायटी के लिए पेस्टिसाइड्स की जरूरत थी, ताकि जो फसलें हैं उनको बचाया जा सके, जो कीट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जो बीमारियां हैं, उनसे बचाया जा सके। और इसके लिए भारत में सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर जो 14 केंद्रीय पौध संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए। और इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाए गए, ताकि जो अधिक प्रोडक्शन देने वाली टेक्निक को मतलब कि अडॉप्शन किया जा सके और प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। फोर्थ जो बात है, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी का मतलब सिंचाई सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई। तो कहता है जो हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स थे उनमें अधिक सिंचाई की जरूरत थी, तो इसमें बहुत से जो बड़े और छोटे प्लांट हैं, जो मतलब कि योजनाएं चलाई गई ताकि जो सिंचाई व्यवस्था को बढ़ाया जा सके। जो 1951 में लगभग 17% के करीब जमीन थी जिसपे परमानेंट जो सिंचाई की व्यवस्था थी, वो लगभग बढ़कर कितनी हो गई? 45% हो गई। तो जो ये हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक जो 60 के दशक के मध्य से 70 के दशक के मध्य में, और जो दूसरा है वो 70 के जो उसमें से लेकर 80 के दशक के मध्य में। तो बात करते हैं 60 से 70 के मिड में। तो कहता है कि जो इसमें जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ वो रेस्ट्रिक्टेड था, सभी फसलों में ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं हुआ। मोस्टली ये जो गेहूं है और जो चावल है यहीं तक ही सीमित रहा, और ना ही पूरे देश में इसका फायदा मिला। केवल जो कुछ धनी राज्य हैं जैसे पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, उसी एरिया में मतलब कि जहाँ पे पानी की व्यवस्थाएं हैं और जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग राज्य हैं उन्हीं में ही इसका फायदा मिला। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरे जो सिचुएशन है उसकी। इसमें जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो वाइड स्प्रेड फैला, और मतलब कि प्रत्येक एरिया को इसने कवर किया और लगभग प्रत्येक फसल को इसने कवर किया। जो सेकंड स्टेज है इसमें क्या किया कि जो गवर्नमेंट है उसने जो छोटे किसान है उसको लो रेट पर इंटरेस्ट उपलब्ध करवाया, लोन उपलब्ध करवाया, और जो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स वगैरह खरीदने के लिए जो किसान है उनको गवर्नमेंट ने सब्सिडी उपलब्ध की और उस खरीदने के लिए सस्ते रेट पे उनको लोन उपलब्ध करवाया, जिसके कारण जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो और छोटे किसानों को भी उसका फायदा मिल पाया, और ऑल ओवर कंट्री में और लगभग सभी फसलों के ऊपर इसका फायदा हुआ। अब बात करते हैं गेन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। जो ग्रीन रिवोल्यूशन है इसका फायदा क्या हुआ? तो कहता है स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। स्पर्ट का मतलब होता है बढ़ोतरी। तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी कहता है फसल की जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी हुई। उदाहरण के लिए बात करते हैं कि जो 2019-20 में 3421 केजी पर हेक्टेयर प्रोडक्शन हुआ है, जो 660 केजी था पर हेक्टेयर 1951 में। मतलब कि अगर आप गेहूं की बात करो, चावल की बात करो, मक्का की बात करो, तो इन सभी में आप देखोगे जो प्रोडक्शन लेवल 1951 के करीब जो प्रोडक्शन पर हेक्टेयर होता था या ओवरऑल प्रोडक्शन देश का होता था, उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा, मतलब कि 5 से 7 गुना या इससे भी ज्यादा कई जगह आप देखोगे प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। तो ये किसके कारण हो पाया? ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण ही हो पाया। दूसरा है सब्सटेंशियल राइज इन एकर्स, मतलब कि जो एरिया अंडर कल्टीवेशन। पहले क्या होता था, हाई यील्डिंग वैरायटी जो टेक्नोलॉजी आई थी उसके कारण पहले किसान क्या करते थे, भारत के जो फैलोइंग सिस्टम को अपनाते थे। ये ऐसी व्यवस्था होती थी जैसे कि मान लो एक फसल का उत्पादन कर दिया एक सीजन में, तो फिर वो 5-6 महीने के लिए खेत को खाली छोड़ देते थे, ताकि जो भूमि है उसका उपजाऊपन दोबारा से बना रहे और खेती दोबारा मतलब उपजाऊ हो जाए। तो 6 महीने के बाद या कुछ समय के बाद दूसरी फसल बोते थे।
तो अब क्या हुआ कि जो एरिया वो खाली छोड़ते थे एक फसल के बाद एक फसल के लिए खाली छोड़ते थे, वो सिस्टम खत्म हो गया। साल में वो कई या मल्टी क्रॉपिंग, डबल क्रॉपिंग लेने लगे, तो जिससे जो एकड़ जो जमीन का एरिया था वो बढ़ गया, जिसके कारण क्या है, प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई। जो 1951 में कहता है कि कल्टीवेशन का एरिया जो 13 करोड़ हेक्टेयर था वो जाके 19 करोड़ हेक्टेयर तक बढ़ गया है। फैलोइंग में बता चुका हूं कि जो ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कुछ समय के लिए खेती को खाली छोड़ दिया जाता है, ताकि जो जमीन है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा क्या मिला, शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कॉमर्शियल फार्मिंग। जो भारतीय किसान हैं पहले वो सब्सटेंशियल जो प्रोडक्शन करते थे, मतलब अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए वो खेती करते थे, लेकिन अब प्रोडक्शन बढ़ने लगा है तो अपने लिए रखकर अब जो किसान हैं वो एक्स्ट्रा जो फसल होती थी उसको मार्केट में बेचने लगे, जिससे किसानों की आय बढ़ने लगी। और ये जब किसानों की आय बढ़ती है तो देश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, तो इससे ये फायदा मिला जो ग्रीन रेवोल्यूशन का किसानों को। जो फोर्थ बेनिफिट है ग्रीन रेवोल्यूशन का वो था चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। जो किसान हैं उनके जो विचार हैं उनमें चेंज आया। पहले जो किसान हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, केवल अपनी आजीविका को चलाने के लिए फार्मिंग करते थे। अब वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कॉमर्शियल फार्मिंग में गए, उससे मतलब कि इनकम सोर्स के रूप में उसकी व्यावसायिक खेती की ओर वो अग्रसर हुए ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण। 5 जो है पॉइंट है सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड बफर स्टॉक। जो भारत जैसा देश है, जो अगर बात करें 1965 तक की, वहां पर हम विदेशों से आयात करते थे। अमेरिका जैसे देश भारत को धमकाते थे, अगर आप युद्ध विराम की घोषणा नहीं करोगे तो हम आपको सप्लाई नहीं करेंगे। वो देश ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण क्या है, सेल्फ सफिशिएंट हो गया और उसके पास बफर स्टॉक क्रिएट हो गया। जो गवर्नमेंट साइड में दे रखा है बफर स्टॉक ऑफ इंडिया, इसमें जो गवर्नमेंट है उसके पास जो अधिक स्टॉक गेहूं का जो मतलब कंजम्पशन के बाद जो बचता है उसको गवर्नमेंट स्टॉक करती है, खरीदती है, ताकि वो जो गरीब लोग हैं उनको जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके थ्रू बीपीएल परिवारों को बांट सके। और साथ ही साथ कुछ पैसा अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, कुछ आपदा आती है, उस समय उसका उपयोग कर सके। अब बात आती है लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। कहता है हरित क्रांति की भी कुछ सीमाएं हैं, तो उसमें बात करता है पहली जो लिमिटेशन है वो लिमिटेड क्रॉप्स। कहता है कि ये बात ठीक है कि मतलब कि प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन कहता है कि ये केवल लिमिटेड क्रॉप्स पर ही, केवल सीमित जो फसलें थी उन्हीं पर ही एप्लीकेबल हो पाया है। केवल गेहूं और चावल पर ही इसका ज्यादा फायदा मिल पाया है। अगर दूसरी फसलों की बात करें, जूट, कॉटन और टी, उनमें इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। दालों की तो आपको पता है भारत में वैसे ही कमी है। अनइवन स्प्रेड, अनइवन स्प्रेड का मतलब है कि जो स्प्रेड का मतलब होता है प्रसार, अनइवन का मतलब होता है असमान। तो जो कहता है जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फायदा है वो यूनिफॉर्म नहीं था, एक जैसा नहीं था। ये कुछ ही स्टेट जो धनी स्टेट हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को ही इसका फायदा मिला, या कुछ ईस्टर्न जो स्टेट है यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इनके कुछ एरिया को इसका फायदा मिला। तो मतलब कि पूरे देश को ओवरऑल फायदा नहीं मिला। लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, कहता है कि जो भारत की अधिकतर जो पॉपुलेशन है वो छोटी है और छोटे किसान हैं जो टुकड़ों में खेती करते हैं, जिसके कारण हरित जो क्रांति है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, उसका फायदा छोटे किसानों को नहीं मिल पाया, क्योंकि उसके लिए अच्छी टेक्नोलॉजी की और अधिक जो मतलब कि ऐसे बीजों का प्रयोग किया जाता था, हाई यील्डिंग वैरायटी की, जो महंगे होते थे, जो छोटे किसानों के पहुंच से बाहर है, जिसके कारण अधिकतर जो जनसंख्या है वो उसके फायदे से दूर रह गई और वंचित रह गई। अगला जो है इकोनॉमिक डिवाइड, उसमें कहता है कि इसका जो फायदा है बड़े किसानों को ही मिला, जिसके कारण क्या है, जो अमीर और गरीब के बीच में जो अंतर है वो और ज्यादा बढ़ गया। इससे बीच में जो आर्थिक डिवाइड है, इकोनॉमिक डिवाइड आ गई, जो आर्थिक विषमता है उसको में बढ़ोतरी मिली। अमीर धनी वर्ग जो है, रिचर सेक्शन है वो और अधिक रिचर हो गया, और जो गरीब सेक्शन है वो और अधिक गरीब हो गया।
तो जो अगर बात करें तो ओवरऑल देखें तो हम कहते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा मिला है, लेकिन सिग्निफिकेंट तो है, महत्वपूर्ण है, लेकिन सुफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। जो अमीर और गरीब के बीच में जो अंतर है उसको भरने में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो कामयाब नहीं हुआ। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर सब्सिडी वर्च्यू और वाइस, मतलब कि जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज है उसका मुद्दा भी चल रहा है, किसान आंदोलन वगैरह भी चलते हैं, तो ये क्या ठीक है या गलत है उसके बारे में अलग अलग विचार हैं। तो अभी इसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट, इसके जो विपक्ष में जो तर्क हैं वो क्या है। कहता है ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस। कहता है इट इज आर्ग्यूड दैट, ये कहा जाता है कि जो सब्सिडी है वो अपना जो पर्पज है, जिस उद्देश्य के लिए सब्सिडी दी जाती थी वो पूरा कर चुकी है। जो टेक्नोलॉजी वगैरह है वो अधिकतर किसानों ने अपना ली है, जिससे कि अब जो सब्सिडी दी जा रही है ये गवर्नमेंट के ऊपर अधिक बर्डन देती है, गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बढ़ाने वाली है, तो सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी बात है मिस एप्रोप्रिएटेड बेनिफिट। इसमें क्या है, कहता है कि सब्सिडी नॉट ओनली बेनिफिट द फार्मर बट आल्सो द इनपुट इंडस्ट्री। ये फार्मर्स को ही इसका फायदा नहीं, बल्कि जो खाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनको भी इसका फायदा मिल रहा है। इनडायरेक्टली वो बिना कंपटीशन में मार्केट में अपना स्थान बना लेती हैं, तो किसानों के साथ साथ जो मतलब कि बड़ी इंडस्ट्रियां हैं खाद बनाने वाली उनको भी फायदा मिलता है, जिससे कि इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। ये मतलब कि ठीक नहीं लगता कि किसानों के साथ साथ जो उर्वरक बनाने वाले जो उद्योग हैं उनको भी मतलब कि इनडायरेक्टली बेनिफिट मिले। तीसरा कहता है वेस्टफुल कंजम्पशन। तो कहता है कि जो सब्सिडी है उसके कारण जो वेस्टफुल कंजम्पशन होता है, मतलब की बात यह है कि जब किसानों को सब्सिडी दी जाती है, जैसे कि लाइट के लिए, बिजली के लिए सब्सिडी दी जा रही है, तो वो उसका एक्सेस यूज करते हैं। और मान लो उनको पानी के लिए सब्सिडी दी जा रही है, तो जो जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी जरूरत है उसके लिए वो खर्च नहीं करते, उससे ज्यादा वो उस पर कंजम्पशन करते हैं। तो इसलिए कहता है सब्सिडी का मिस यूज होता है, ये एक वेस्टफुल कंजम्पशन। अब बात करते हैं जो सब्सिडी है वो एक वरदान कैसे है। कहता है जो सब्सिडी है, जो एग्रीकल्चर है वो एक रिस्की बिजनेस है और इसके लिए सब्सिडी की जरूरत है। तो कहता है कि भारत में अधिकतर जो किसान हैं वो गरीब हैं और जिनके पास सुफिशिएंट साधन नहीं है ताकि वो अपने रिक्वायर्ड इनपुट्स को खरीद सकें, इसलिए उनको सब्सिडी की जरूरत है। तो इससे क्या होता है कि जो सब्सिडी है अगर आज नहीं दी जाएगी तो इसके कारण जो किसान है वो और अधिक अमीर हो जाएंगे और जो गरीब किसान है वो बेचारे और गरीब हो जाएंगे। तो इसलिए जो अमीर वो किसान है वो तो टेक्नोलॉजी का फायदा उठा पाएंगे और गरीब नहीं उठा पाएंगे। तो यहाँ पे संक्षेप में ब्रीफली कहता है कि अब समय की मांग ये है कि जो बेनिफिट है उसको कम नहीं किया जाए, सब्सिडी को कम नहीं किया जाए, बल्कि ये सुनिश्चित किया जाए कि जो बेनिफिट है उसका एक्चुअल उसी किसान को मिल रहा है जो उसके लिए पात्र है, जो उसके लिए एलिजिबल है, उसी के पास सब्सिडी मिलनी चाहिए। तो आज के इस पार्ट में हम एग्रीकल्चर तक की ही बात करते हैं, इंडस्ट्री का टॉपिक अगले पार्ट में लेके आएंगे। बच्चों मेरे इस टॉपिक्स पे आपके क्या विचार हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं और धीरे धीरे और सुधार और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।